नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। जिस भी एग्जाम में एचपी जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी देखो ना, नंबरिंग हमसे थोड़ी सी गलत हो गई थी मिशन एलाइड की, कि जैसे आई थिंक 47, 48, 49 में इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो वो मैंने अभी करेक्ट कर दी है, तो उसमें आपको नहीं दिखेगी अब वो कमी। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अगर हो जाती हैं ना, तो आप बता दिया करें, उसको जो है हम करेक्ट कर देते हैं अगर कोई पार्ट बीच में छूट जाता है नंबरिंग में इस तरह से। अभी देखिए जी, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बोलते हैं व्हेन डिड ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड धर्मशाला टाउन। तो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने कब धर्मशाला नगर की जो था वो स्थापना की थी। देखो, धर्मशाला जहाँ जो कि कांगड़ा का हेडक्वार्टर है, दलाई लामा जो बुद्धिस्ट जो हैं वो गुरु हैं, तो इनकी सरकार जो है वो भी जो है वो कहाँ से चलती है, वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज से ही जो है वो चलती है। धर्मशाला की स्थापना जो था वो 1846 में की गई थी। 1846 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, और 1846 में लॉर्ड मैक्लॉड के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। तभी तो मैक्लोडगंज भी जो है वो वहाँ पर है, तो डेफिनेटली लॉर्ड मैक्लॉड के नाम से ही जो था वो मैक्लोडगंज का नाम पड़ा होगा। और धर्मशाला का तो आपको पता चल गया कि 1846 में इसकी स्थापना की गई थी। कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में जो है वो स्थित है, और धर्मशाला में जो है वो क्वेश्चन पूछ जाता है कि संदीपनी तपोवन कहाँ पर स्थित है। तो धर्मशाला के समीप ही जो है ये स्थित है। धर्मशाला में एग्जैक्टली नहीं कह सकते, परंतु धर्मशाला के समीप ही जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और धर्मशाला जो था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो था वो कब बना था। तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर ये जो था वो लगभग 1855 के आसपास जो था वो बन गया था। और धर्मशाला में जो है वो एचपीसीए का क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो एचपीसी का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर है। अभी देखो, जो मैच होंगे वर्ल्ड कप के वो भी जो है वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं कि 5 मैच रखे गए हैं। अब किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं वो भी देखना होगा। और क्योंकि बारिश का डर रहता है धर्मशाला में, हिमाचल में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो होती है, तो ये थोड़ा सा डर यहाँ पर रहता है। तो बारिश के देवता जो हैं वहाँ पर हैं इंद्रुनाग देवता। इंद्रुनाग देवता जो हैं तो इंद्रुनाग देवता की पूजा भी की जाती है जब मैच यहाँ पर होते हैं, कि ताकि बारिश ना हो, और बहुत बार भगवान की कृपा भी जो है वो होती है। तो ये आपने सब यहाँ से ध्यान रख लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मसहीर एंड मिरर कैप फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर आ फेमस वेराइटी ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये वेराइटीज़ पाई जाती हैं, एक मशीर है और एक मिरर कैप है। तो ये किसकी जो है वो प्रमुख वेराइटीज़ हैं, किसकी जो है वो प्रसिद्ध जो है वो किस्में हैं। देखो, इन किस्मों की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये किस्में हैं फ़िश की। फ़िश यानी कि मछली की जो है ये फ़िश है, ये आप मछली की जो है ये वेराइटीज़ हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, वेराइटीज़ के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मछलियों को लेकर अगर हम बात करते हैं ना, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो एक मत्स्य प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, वो देवली में जो है वो स्थित है। ये देवली कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो पड़ता है। अलीखड्ड है, अलीखड्ड के किनारे जो है ये स्थित है। और अगर जगह का बात की जाए तो घाघस के समीप जो है ये स्थित है। अच्छा, फिशिंग जो है वो कौन से सेक्टर में आता है, ये जो फिशरीज हैं ये कौन से सेक्टर में आते हैं। आपको पता है इकॉनमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो फिशिंग हो गया, ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो आता है। प्राइमरी सेक्टर में इसके अलावा फिशिंग आता है, माइनिंग आता है, क्वेरिंग आता है, लाइफ स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, क्रॉप्स जो हैं वो आपकी जाती हैं। ये सारे जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो है वो आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी फैक्ट आपका एक क्लियर होना चाहिए यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से। और ये जो फिशरीज सब सेक्टर है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये कितना कॉन्स्टिट्यूएंट करता है जीएसवीए में। ये जीएसवीए है, ये तो मैं बताऊंगा, पहले देखिए कि कितना कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है। तो ये 0.14% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे जीएसवीए में, और 1.0% ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर जो है वो जीएसवीए में करंट प्राइसेस 2022-23 में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो 0.14% जो है वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये जीएसवीए क्या है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसवीए जो है वो क्या है, क्योंकि इसकी एब्रीविएशन तो बहुत कम चांस है कि पूछी जाएगी, परंतु पता होना चाहिए आपको कि जीएसवीए क्या होता है। ये जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड जो है वो होता है। मोटे मोटे तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि जीएसवीए का मतलब ही क्या हुआ, फुल फॉर्म तो आपने जान ली इसकी। मतलब इसका ये हो गया कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जो है जितनी भी प्रोडक्शन हुई सर्विसेज की, वो जो है वो आ जाता है किसी स्पेसिफिक एरिया इंडस्ट्री सेक्टर में। जैसे अभी हम फिशरीज़ की जो है वो बात कर रहे हैं,
और मछली तालाबों के निर्माण पर जो है वो सरकार सब्सिडी भी जो है वो दे रही है। गिरिराज पत्रिका में आपने कितनी बार पढ़ लिया है अभी तक, 80% सब्सिडी देने की बात जो है वो सरकार वहाँ पर करती है कि हम 80% सब्सिडी जो है वो देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द हिल स्टेशन शिमला, मंडी, डलहौजी एंड सोलन फॉल इन दी। तो बोलते हैं कि हिल स्टेशन हो गया शिमला, सोलन, डलहौजी, ये जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं। तो शिमला हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया, डलहौजी हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये लेसर हिमालय में जो है वो पड़ते हैं। कौन से हिमालयन रेंज में पड़ते हैं? लेसर हिमालयन रेंज में जो है वो पड़ते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लेसर हिमालयन रेंज का अगर हम यहाँ से कोई और भी क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं तो लेसर हिमालय की जो एवरेज हाइट या फिर उन्हें इसकी एवरेज रेंज देखने को मिलती है वो 5000 मीटर तक जो है वो देखने को मिलती है। ये आपने एक बात आपने ध्यान रखनी है, हम एवरेज जो है वो बात कर रहे हैं। और लेसर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ये एक ही बात है। ये जो है साउथ ऑफ हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन जो है उसके साउथ से जो है ये राइज होते हुए दिखते हैं हमें लेसर हिमालय। और यहीं से अगर हम बात करते हैं शिवालिक की, तो ये आउटर मोस्ट रेंज जो है वो शिवालिक रेंज जो है वो मानी जाती है। और आउटर मोस्ट रेंज मानी जाती है शिवालिक जो पर्वत हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनको मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर जो एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है वो 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम ग्रेटर हिमालयन के बारे में बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालयन का मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हिमाचल की जो ऊंची चोटियाँ हैं जैसे कि शिल्ला पीक हो गया, ये ग्रेटर हिमालयन में ही जो है वो पड़ती हैं। और यहाँ पर ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये रेंज जो है यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पीति के रीजन जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो आ जाते हैं। तो ये बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। और धौलाधार को आपको बताया मौलाक पर्वत के नाम से जो है वो जाना जाता है, धौलाधार भी ध्यान रखना है आपने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश करथी नाटी इज परफॉर्म। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में करथी नाटी जो है वो प्रचलित है, करथी नाटी जो है वो कहाँ पर परफॉर्म की जाती है। नाटी की अगर हम बात करें, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर नाटी बहुत ही कॉमन है। नाटी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि करथी नाटी हो गया, ये कुल्लू रीजन में जो है वो परफॉर्म की जाती है। कुल्लू रीजन जो है वो इसके लिए जाना जाता है। अगर हम इस तरह के डांसेस की बात कर लेते हैं कि कुल्लू में किस तरह के डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो करथी जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट डांस है जो कि मैन और वुमेन दोनों ही जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन या फिर एक स्पेसिफिक रूप से वुमेन ही इसको परफॉर्म करेंगी, ये दोनों के द्वारा ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और अदर डांसेस जो कुल्लू में परफॉर्म किए जाते हैं इसमें ढिल्ली पेठी आ जाता है, बशारी आ जाता है, उजगजामा आ जाता है। ये उजगजामा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, और किस तरह के लोक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ढिल्ली हो गया, ये ढिल्ली हो गया, बशहरी हो गया, ये उजगजामा हो गया, ये तो आपने जान लिए, कुल्लू के जान लिए। इसी के अलावा जैसे हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पर चुराही डांस परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पर जो है वो ढेपक डांस होता है, डांगी डांस होता है। ये डांस जो है वो चंबा में परफॉर्म किए जाते हैं। किन्नौर के तो आप नहीं भूल सकते ना, किन्नौर में बाक्यांग, बयांगछू, जातरू, जापरो और राक्षस नृत्य जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति की बात करते हैं, सांद और साबू जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमारे फेमस डांसेस हो गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हमने यहाँ से कवर कर लिए। और यहाँ से आप एक और बात ध्यान रखें कि डांसेस तो हैं ही हैं हमारे यहाँ पर लोक नाट्य भी जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि बिलासपुर का स्वांग हो गया, इसके अलावा बांठड़ा मंडी का हो गया, और धाजा जो है ये भी बिलासपुर में परफॉर्म किया जाता है। तो ये कॉमन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1991। तो बोलते हैं कि 1991 में हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो कितना था, कितना प्रतिशत जो था वो यहाँ का साक्षरता दर था। अब पता भी है क्या है कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्म में पूछा जाए। ये 2 संभावना है कि एक तो ये स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जाएगा आपसे, तो इसके अलावा दूसरी जो संभावना बनी रहती है कि किस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को कवर करेगा एग्जामिनर, तो वो मैच करने को दे देगा। वो लिटरेसी रेट पूछेगा और यहाँ पर अलग अलग ईयर दे देगा, 1991 दे देगा, 2001 दे देगा, 2011 दे देगा, उस तरह से आपको फिर मैच करना होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1991 की। 1951 में जो हिमाचल का लिटरेसी रेट था वो था 63.86%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये था हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर। अगर हम वहाँ से जो है वो मूव करते हैं थोड़ा सा और प्रेजेंट टाइम के लिटरेसी रेट की ओर जो है वो चलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो यहीं पर हम डिटेल देखेंगे थोड़ी सी कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना हुई है 82.80 है।
यहीं से हमें पता चलता है कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट जो है निकाला जाता है अलग अलग। मेल लिटरेसी रेट जो है वो 89.53% देखने को मिलता है और फीमेल लिटरेसी रेट 75.93% देखने को मिलता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपने 1991 का लिटरेसी रेट जाना 63.86, आपने 2011 का लिटरेसी रेट जाना 82.80। बीच में एक ईयर बच जाता है, वो कौन सा है? 2001। 2001 में भी तो जनगणना हुई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भी जो है वो आपको हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो पता होना चाहिए। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो लिटरेसी रेट देखने को मिलता है वो मिलता है 76.5%। ये हिमाचल का लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। और 2001 की जनगणना के अनुसार ही जो है वो मेल लिटरेसी रेट होता है 85% अप्रॉक्सीमेटली, और फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पर होता है 67%। ये है 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 का क्लियर हो गया है आपका। और 1991 इसकी भी हम लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, महिलाओं की और पुरुषों की। तो मेल लिटरेसी रेट यहाँ पर कितना था? 75% था अप्रॉक्सीमेटली, और महिलाओं का था 52%। ये आपने ध्यान रखना है। तो काफ़ी वाइड एंगल में आपने जान लिया। आपने जाना 1991 का लिटरेसी रेट 63.86 था, जिसमें से पुरुषों का लिटरेसी रेट 75 था, महिलाओं का 52 था। आपने जाना कि उसके बाद 2001 में जनगणना हुई, जिसके अनुसार हिमाचल का लिटरेसी रेट 76.5% था, महिलाओं का जो था वो 67% था, पुरुषों का जो था वो 85% था। आपने जाना कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80 है, और इसके अलावा मेल लिटरेसी रेट 89% है और फीमेल लिटरेसी परसेंट जो है 75% है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मुख्य रूप से आपने बातें ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ट्राइब इज़ फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंसिल्स। तो बोलते हैं कि कौन सी जनजाति जो है वो लकड़ी के बने हुए बर्तनों को प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो गद्दी ट्राइब जो है इनको इस्तेमाल करने के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। कौन सी ट्राइब? गद्दी ट्राइब। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से जो है चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों में जो है देखने को मिलती है। और इस ट्राइब के बारे में देखो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, या क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं, वो संभावना जो है हम जानेंगे यहाँ से। तो पहले तो आप देखिए कि गद्दी ट्राइब जो है वो कांगड़ा और चंबा में पाई जाती है मुख्य रूप से। गद्दी ट्राइब में जो है वो नवाला फेस्टिवल जो है वो होता है। नवाला फेस्टिवल मुख्य रूप से होता है और ये भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है। भगवान शिव को जो है ये मुख्य रूप से डेडिकेटेड होता है। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि गद्दी ट्राइब के बीच में और किस तरह के जो है वो कस्टम्स होते हैं, तो मैरिज के टाइप जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि दान पुण्य जो है वो बड़ी ही कॉमन टाइप की मैरिज हो गई। बट्टा सट्टा जो है वो नाम से पता चल रहा है कि एक्सचेंज के रूप में जो है ये मैरिज है। और झंझारा मैरिज का टाइप हो गया, झिंड फूक मैरिज का टाइप हो गया, घर जवानतरी जो है वो मैरिज का टाइप हो गया। ये इनके बीच में जो है वो मैरिज के टाइप होते हैं। इनके बीच में जो लोकल ड्रिंक होती है उसको जो है वो सूर कहा जाता है। तो वो सूर भी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि लोकल ड्रिंक जो है वो होती है। तो ये आपने यहाँ से क्लियर कर लिए अपने कॉन्सेप्ट की किस किस तरह से जो है वो गद्दी ट्राइब के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। पढ़ा आपने है, सब कुछ पढ़ा है। अगर आपने हिमाचल की कोई भी किताब पढ़ी है तो वहाँ पर ये बेसिक चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि एग्ज़ाम में याद तो रखनी है चीज़ें, तो याद कैसे रखनी है? बार बार रिवाइज करके ही जो है वो चीज़ें याद रखनी है। और ये फार्मूला हमारा हर बार काम करता है, अभी भी काम करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, ये आपको कंसीडर करनी है, देखनी है, चेक करनी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं द कंसोलिडेटेड नंबर ऑफ लाइव रजिस्टर ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट exchanges as on December 2022 is 8,21,895 की दिसंबर 2022 तक सभी रोजगार कार्यालयों में जो लाइव रजिस्टर था उसमें जो है वो संख्या है 8,21,895। और बोलते हैं कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 या फिर अप टू दिसंबर 2022 1522 स्पेशली एबल्ड पर्सनस वर ब्राउट ऑन लाइव रजिस्टर्स ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। 2022-23 के दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है दिसंबर 2022 तक 1522 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को जो है वो विशेष रोजगार कार्यालय में लाइव रजिस्टर जो है वो किया गया है। अब देखो यहाँ से डाटा जानना ज़रूरी है। ये है आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में। रोज़गार को तो कहाँ दर्शाता है? अब बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हिमाचल में हो गई है, वो तो मतलब बहुत आगे तक जा चुकी है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि रोज़गार कम निकलेंगे, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जाएगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही सच्ची बात है। अगर आपने नोटिस की होगी कि
जिसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन हिमाचल में ठीक है, अब वो तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे। उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु बात तो ये है कि बेरोजगारी अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई तैयारी कर रहा है जब, तो रोजगार किस किस को दिया जाए, और बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। बेरोजगारी के साथ साथ जो है अभी आपने देखा कि करप्शन भी जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही आपने सिनेरियो देखा कि कितने सालों से पेपर बिक रहे होंगे, कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को भी, तो बच्चे वहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। फिर इसी क्राउड में ना कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा पाते यूनाइट होकर, और सब जो हैं फिर यहाँ से एक्सप्लॉइट होते हैं। कुछ एक लोगों की करप्शन के कारण बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, और देखो कितना सफ़र जो है वो कितने टाइम से कर रहे हैं। शायद ऐसी सिचुएशन आज से पहले थी नहीं। और अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, तो चलिए जो भी है अब हिमाचल प्रदेश में वैसा तो है ही, अब क्या कर सकते हैं उसमें। इतना है कि खुद को जो है वो बहुत आगे तक ले जाना पड़ेगा आपको। इस भीड़ से जो है वो खुद को अलग करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। अभी टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे वो कोई और स्किल या फिर अनस्किल वर्क हो। बहुत ही एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी अगर आपकी होगी ना, तभी आप खुद को बहुत जल्दी जो है वो अपलिफ्ट कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 8,21,895 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइव रजिस्टर जो है वो अभी तक किया गया था, दिसंबर 2022 तक। दूसरी स्टेटमेंट गलत है कि इतने स्पेशली डिसेबल्ड लोग जो हैं वो लाइव रजिस्टर हुए हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, ये गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहली स्टेटमेंट तो सही थी। इस आंकड़े को आप ध्यान रख लेना कि दिसंबर 2022 तक 8,21,895 लोग जो हैं वो रजिस्टर थे, लाइव रजिस्टर थे। अभी हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। तो दूसरी स्टेटमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1,722 स्पेशली एबल्ड पर्सन जो था वो नए रजिस्टर हुए थे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, और यहाँ से जो टोटल नंबर था इनका वो 18,421 जो था वो हो गया। इसमें से 75 स्पेशली एबल्ड पर्सन को जो था वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई गई है। जो अभी फाइनेंशियल ईयर रहा होगा पीछे का, उसमें जो है इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ये आपने बेसिक सा डाटा ध्यान रख लेना है। एक्सपेक्टेड होता है कि एचएस एलाइड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। अभी तो पता ही नहीं है कि दूसरा पैटर्न कैसा होगा। पहले अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं आईटीआई बिल्डिंग इन शिमला वाज बिल्ड एज एन ऑफिसर्स रेजिडेंस इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि शिमला में आईटीआई भवन का निर्माण किया गया था, ये अधिकारियों के आवास के रूप में बनाया गया था। कौन से ईयर में जो था ये बनाया गया था। तो आईटीआई की बिल्डिंग अगर आपने शिमला में देखी होगी, तो आईटीआई की बिल्डिंग जो है चौड़ा मैदान से थोड़ा सा आगे और समरील और चौड़ा मैदान के बीच में स्थित है। परंतु ये बिल्डिंग जो था वो अधिकारियों के आवास के रूप में बनाई गई थी। 1920-21 में जो था ये बनाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। इस बिल्डिंग का नाम तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो इस बिल्डिंग का नाम जो है मॉरवियन बिल्डिंग जो था वो रखा गया था। मॉरवियन बिल्डिंग इसको कहते थे, आईटीआई बिल्डिंग शिमला को। ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे रोथनी कैसल बिल्डिंग के बारे में। 1838 में थी ये बनी हुई, और ए.ओ. ह्यूम के मन में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है, ये गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901-04 में बनी थी। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी हुई है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल एजी ऑफिस जो है वो स्थित है। और पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला है, ये 1882 में बनी थी। कॉनी कॉटेज जो है वो इस बिल्डिंग का नाम है। राष्ट्रपति निवास ये जो है वो रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। 1850 में जो था ये बना था। प्रेजेंटली कमांडर हाउस ऑफ आर्ट्रैक है, इसको रिट्रीट के नाम से जो है वो जाना जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि वाइस रेगल लॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1888 में जो था वो बना था। 1965 में डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, उन्होंने जो था वो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो हैंड ओवर कर दिया था। अभी यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, चौड़ा मैदान में जो है ये स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो फेमस है, तो पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। पंजाब का हाई कोर्ट पहले शिमला में होता था, शिमला के पीटरॉप में होता था, चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र किया गया था 1955 में। ये आपने ध्यान रखना है कि 1955 में इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये 4, 5, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन बने बिल्डिंग्स के बारे में, इनको नोट कर लेना। जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं ना, एक तो ध्यान रखें कि जब यहाँ से ही आप स्पेसिफिक रूप से नोट्स बना रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो नोट्स बनाएं। अगर आप नए बना रहे हैं तब तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाएं। अगर बनाना स्टार्ट करते तो जैसे बना रहे हैं बस वैसे ही कंटिन्यू करें। बस कुछ भी लिखते हैं ना, जब आपने बिल्डिंग्स के बारे में आज ये लिख लिया, अब थोड़ा सा स्पेस भी थोड़ा सा बीच में छोड़ दें, तभी आगे का कंटिन्यू करें। क्योंकि
अगली बार जब फिर से कोई बिल्डिंग्स आएंगी तो हो सकता है कोई नई बिल्डिंग आ जाए हमारे डाटा में, तो उसको भी जो है वो फिर जो आपने स्पेस छोड़ा होगा वहाँ पर ऐड कर लेना। उसी तरह से कंटिन्यू करना, आपके नोट्स हमेशा अप टू डेट रहेंगे, फिर कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। फटाफट पेपर से पहले पढ़े और एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम निकलना पूरी तरह से जो है वो तय है कि निकलेगा ही निकलेगा। फिर आगे बोलते हैं, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक पीठ पहाड़ांधी। पीठ पहाड़ांधी किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीठ पहाड़ांधी किताब जो है वो जयदेव किरण के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आई थिंक मिशन अलाइड में ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, ये तो मिशन अलाइड में किया होगा या कहीं और किया होगा, परंतु चलो फिर से आ गया, कोई बात नहीं। अभी डाटा हमारे पास थोड़ा सा नया भी है। पीठ पहाड़ांधी किताब जयदेव किरण ने लिखी है, इनका नाम हमने कहाँ पर पढ़ा है? तो जब तक मैं आपको आंसर बताऊँ, आपके माइंड में आंसर होना चाहिए इसका। अब देखिए, जयदेव किरण का नाम जो है वो आपने कहाँ पर पढ़ा है? इन्हें एक अवार्ड दिया गया है। चलो अभी भी मन में नहीं आया, अब आपके मन में आ गया होगा कि इनको जो था वो सबसे पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो था वो दिया गया था। पहाड़ी लिटरेचर में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है कि जयदेव किरण जी को जो था वो ये दिया गया था। और किताब भी देखो थोड़ा पहाड़ी नाम है, पीठ पहाड़ांधी किताब, तो इस तरह से जो है वो आपको याद रहेगा। जयदेव किरण को ये अवार्ड भी जो था वो मिल चुका है, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जैसे कि कंट्री लाइफ हो गया, नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी किताब अख्तर सिंह ने लिखी है। कामनिया किन्नौर किताब आर के कौशल के द्वारा लिखी गई है। पीठ पहाड़ांधी किताब जो है जयदेव किरण ने लिखी है। चंबा पेंटिंग किताब वीसी ओहरी ने लिखी है। और त्रिगर्ता किताब जो है वो विनोद हिमाचली ने लिखी है। ये भी ये एक तो ये त्रिगर्ता किताब हमने ऐड की है, एक चंबा पेंटिंग किताब ऐड की है और एक पीठ पहाड़ांधी किताब हमने ऐड की है। बाकी किताबें तो आपने ज़रूर पढ़ी ही होंगी और ये इन किताबों को भी जो है वो ज़रूर याद रखें। हम कौन कौन सी किताबें जो है यहाँ पर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं चीनी वॉज फेवरेट रेजॉर्ट ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय। तो बोलते हैं कि चीनी जो है वो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय का पसंदीदा रिजॉर्ट था। तो ये किसका था? ये था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का जो था ये पसंदीदा स्थान था, यहाँ पर ये आते थे, रहते थे, आकर काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे यहाँ पर आकर। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले मैंने एक पिछली वीडियो में भी हमने लॉर्ड के बारे में जाना था, डलहौजी के बारे किसी और लॉर्ड के बारे में जाना होगा। देखो तो कहा था कि इनको लॉर्ड मत कहा करो, ये कहा गया था कमेंट में। देखो लॉर्ड, हम जो आप लॉर्ड की सेंस निकाल रहे हैं ना, उस सेंस में हमको इनको लॉर्ड नहीं कह रहे, हम सिर्फ इनको लॉर्ड इनके नाम की तरह कह रहे हैं। जैसे डलहौजी है वैसे ही हमारे लिए ये लॉर्ड है। अब किसी का राम है और उसके काम ठीक नहीं है, तो क्या भगवान राम को हम मानना छोड़ देंगे? या फिर क्योंकि भगवान राम का स्थान अलग है, राम किसी का नाम रख दिया तो उसमें क्या हो गया? उसको राम बोल देंगे, उसके काम चाहे कैसे भी हो। उसी तरह जो है लॉर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ हम नाम के रूप में जो है वो बोलते हैं। नो डाउट कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट जो था वो किया गया था और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत जो था वो इनके द्वारा ऐसा इस तरह से जो था वो एक्सप्लॉइट किया गया कि इसके ऊपर किताब भी लिखी गई है। एक आप इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो थ्योरी इसी के ऊपर तो दी गई थी कि इंडिया का जो धन है, इंडिया की जो वेल्थ है, वो जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्रेन की जा रही है और वो अपने साथ जो है वो उसको ले जा रहे हैं कैसे ना कैसे करके। तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो उस टाइम थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी ड्रेन फ्रॉम इंडिया या फिर ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया। तो एग्जैक्टली इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो दी गई थी। तो इसमें यही तो कहा गया था कि किस तरह से जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और किस तरह से जो है वो लोग यहाँ से इंडिया का शोषण करके जो है हम अपने देशों को जो है वो समृद्ध बना रहे हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो से जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा जो था वो शिमला कब विजिट किया गया था? तो 1827 में जो था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा जो था वो शिमला विजिट किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और चीनी किसका फेवरेट स्थान था, रिजॉर्ट था, ये भी आपको पता चल गया किसका था, डलहौजी का था। इनको भी ध्यान रखें, लॉर्ड एमहर्स्ट को ध्यान रखें। तो इतना हम यहाँ से जो है वो ध्यान रखते हैं मुख्य रूप से। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो इतना आपका रिवीजन भी हो गया। चलिए जी, और क्वेश्चन देखें। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फोकलॉर, बोलते हैं विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कॉल्ड द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। की लोक कथा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को जो है
और रहने योग्य दुनिया का अंत कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, ये हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था, शायद टेलीग्राम पर भी क्विज के रूप में डिस्कस किया गया था। कमेंट करके आप बताएंगे। टेलीग्राम पर आपको क्विजेज मिल जाएंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं वो सब मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, किसी भी तरह से हुई, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।